हिंदियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 8th क्लास का इतिहास सेकेंड चैप्टर है ना, झारखंड बोर्ड दूसरा चैप्टर इतिहास का, व्यापार से साम्राज्य तक। यानी इस चैप्टर में हमको समझना है कि किस तरह कुछ लोग आए यहाँ पे व्यापार करने के मकसद से आए और भारत को सोने की चिड़िया कहे जाने वाले हमारा देश, हमारा हिंदुस्तान को लूट के चले गए और लगभग 200 साल तक यहाँ शासन किए। वही चीज़ को यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यापार से साम्राज्य तक, यानी व्यापार करने आए और अपना साम्राज्य कैसे बसा लिया उन लोगों ने, इसको यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के बाद योग्य उत्तराधिकारी के अभाव में मुगल साम्राज्य कमज़ोर होता चला गया। मुगल सूबेदार और बड़े जमींदारों ने अपनी अपनी क्षेत्रीय सत्ता कायम कर ली। तो मुगल का लास्ट योग्य साम्राज्य, ऐसे अंतिम साम्राज्य तो कोई और है, बहादुर शाह जफर, लेकिन योग्य साम्राज्य औरंगजेब था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद कोई योग्य उत्तराधिकारी, उनका कोई योग्य शासन चलाने लायक नहीं मिले कोई, है ना। तो उससे क्या हुआ कि ये जो मुगल साम्राज्य है वो कमज़ोर होता चला गया। औरंगजेब के मृत्यु के बाद, इनके जाने के बाद धीरे धीरे मुगलिया सल्तनत पूरा कमज़ोर होते चला गया। और कमज़ोर जब हो गया तो क्या हुआ कि मुगल सूबेदार और बड़े ज़मींदार जो थोड़ा बड़े लोग थे, वो लोग अपना अपना क्षेत्र में सत्ता कायम करने लगा, है ना। कहा कि साम्राज्य कमज़ोर हो गया मुगल साम्राज्य। अब जो उसका सूबेदार लोग थे मुगल का, या बड़े बड़े ज़मींदार, वो लोग अपने एरिया में कहने लगे हम यहाँ राज करेंगे, हम यहाँ करेंगे, हम यहाँ, मतलब होने छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लगा, ठीक है। और उधर क्या हो रहा था, पुर्तगालियों और डचों के बाद अंग्रेज व्यापारियों और कंपनियों के रूप में भारत आए थे। अंग्रेज, डच, पुर्तगाली आए पहले, सबसे पहले, तब डच, उसके बाद अंग्रेज व्यापारियों और कंपनी के रूप में, व्यापारी बन के और कंपनी के रूप में वो भारत आए हैं इधर। व्यापार में प्रभुत्व जमाने के लिए अंग्रेज़ों को पुर्तगालियों और डचों से संघर्ष करना पड़ा। अब अंग्रेजों को अपना व्यापार में अपना साम्राज्य अपना स्थापित करने के लिए, पूरा हैवी व्यापार करने के लिए, अपना सिक्का जमाने के लिए लड़ना पड़ा। पुर्तगालियों और डचों से संघर्ष भी करना पड़ा, है ना। और इस संघर्ष में अंततः अंग्रेज़ों की जीत हुई, अंग्रेजों ने जीत गया उन लोग से और उन लोग को भगा दिया, पुर्तगाली और डच को। और यहाँ के व्यापार एवं राजनीति पर इनका एक छत्र अधिकार कायम हो गया। और इस तरह उन लोग का यहाँ का व्यापार में तो अपना अकेला अधिकार हो गया और यहाँ का राजनीति में भी धीरे धीरे इंटरेस्ट लेने लगे, राजनीति का भी अधिकार कर लिए। अंग्रेज एक व्यापारी कंपनी से इतने विशाल साम्राज्य के शासक कैसे बने? ये तो एक व्यापार करने आए थे यहाँ, और ये व्यापारी होकर के व्यापारी कंपनी इतना बड़ा साम्राज्य यानी पूरा देश को अपने कंट्रोल में कैसे कर लिया, इस अध्याय में हम इसके बारे में जानेंगे। तो बने रहे पूरा वीडियो के साथ, लास्ट में तक देखिएगा। बहुत ही अच्छे चीज़ यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे वो लोग आए और हमारे ये सोने की चिड़िया में राज करके चले गए, लूट माट करके, और अपना उतना दिन तक उतना विशाल साम्राज्य शासन चला के चले गए, इतना बड़ा देश को पूरा अपने कब्जे में कर लिए। तो वही चीज़ों को पूरा इतिहास उसका समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन से शुरू करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका आगमन जो हुआ, उस समय क्या हुआ, कैसे उन लोग का आगमन हुआ। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी उस समय के समय में इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों ने मिलकर एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की थी। इंग्लैंड का कुछ व्यापारी अपना मिला और एक कंपनी बनाया। इस व्यापारिक कंपनी का नाम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको शॉर्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। इसका पूरा नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ईस्ट की ओर, पूरब की ओर व्यापार करना है समुद्री मार्ग से,
मर्चेंट ट्रेडिंग यानी समुद्री मार्ग से व्यापार करना है, इस पर यह कंपनी बना। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ ने इस कंपनी को पूरब की ओर, ईस्ट की ओर यानी पूरब की ओर व्यापार का एक अधिकार पत्र दे दिया कि जाओ तुम लोग पूरब की ओर इसका व्यापार कर सकता है, पैसा लेटर दे दी उसने। इस चार्टर के तहत इंग्लैंड की कोई भी कंपनी इस क्षेत्र में व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती है। तो जो चार्टर बना उसके हिसाब से इंग्लैंड का कोई दूसरा कंपनी इस व्यापार नहीं कर सकता, ये व्यापार कर सकता था पूरब की तरफ, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का। इस चार्टर के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी समुद्र पार जाकर नए देशों का खोज और व्यापार कर सकती है। इसके हिसाब से ये नए देश में जाकर के समुद्री मार्ग से व्यापार कर सकता था, ये उसने चार्ट पास कर दिया। परंतु इस चार्टर के तहत दूसरे व्यापारी देशों को पूरब के बाजार में व्यापार करने से प्रतिबंध नहीं। लेकिन ये जो चार्टर बनाई उसमें कोई दूसरे देश के व्यापारी को पर पाबंदी नहीं बनाई, और पाबंदी बना भी कैसे सकते थे, वो अपने हमने व्यापारी कर सकते, व्यापार कर सकते हैं, दूसरा देश को मना करेगी तो कोई मानेगा, तो नहीं मान सकता था। इसलिए वो दूसरा को भी इजाज़त था, वो भी कर सकता था, दूसरा देश भी, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत आगमन से पहले ही 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा नामक पुर्तगाली नाविक उत्तमाशा अंतरिप होते हुए कालीकट पहुंच गया था। तो अंग्रेजों का वहां जाने से पहले है 17 मई 1498 में ही वास्को डी गामा पहुंच गया था, पुर्तगाल का था वो नाविक पहुंचा था। अंग्रेज तो 1600 ईस्वी में आए, 1498 में समुद्री मार्ग से पहला इंसान जो भारत पहुंचा था वो यूरोप का, वो था वास्को डी गामा। इसीलिए कहा जाता है भारत का खोज किसने किया, वास्को डी गामा। तो ऐसा थोड़ी कि भारत का हेराल था इसको खोज के लाया ही, बस वो जहाँ था वहाँ से भारत का रास्ता वो दिखाया उधर से कि भारत का रास्ता ये है, समुद्री मार्ग से जाओगे तो ऐसा ऐसा जाओगे तो यहाँ पे एक देश मिलेगा जिसका नाम भारत है। तो भारत का खोज थोड़ी किया, भारत तो यहीं जो है खोज हेराल को ना खोजता है कोई, बस वो रास्ता दिखा। जैसे हम लोग कहूँ कोनो जंगल उंगल कहूँ जाते, कोनो बढ़िया चीज़ का जैसे झरना मिल गया तो वो झरना का खोज हम किए, तो हम खोज का कनु हेराल तो वही था, खाली रास्तवा हम देखे, है ना, वो रास्तवा नहीं पता था, रास्तवा हम देख लिए खाली। तो इस तरह से वो रास्ता ही दिखाया, है ना, अच्छा आया सबसे पहले, ठीक है। हाँ, तो ये सबसे पहले हॉलैंड वासी भी उसके बाद पहुँचे, हैं ना, हॉलैंड वासी भी व्यापार के उद्देश्य से भारत पहुँच चुके से। डच भारत के उच्च किस्म के रेशम, सूती कपड़े, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी व नील पाए जाते थे। भारत में ये सारा चीज़, रेशम, सूती कपड़ा, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, नील, ये सब पाया जाता था, जो कि लोग एकदम सस्ता दाम में यहाँ से लेते थे। और यूरोप में इसका काफ़ी ज़्यादा मांग था, यूरोप बाज़ार में, यूरोप तरफ ये सब जल्दी नहीं मिलता था ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा मांग था उधर। तो यहाँ आते थे वो लोग, यूरोप का लोग, और यहाँ सस्ता में लेकर कर उधर जाके एकदम भारी मुनाफा, पूरा हेवी कमाई कर लेते थे, है ना। तो इसलिए धीरे धीरे ऐसे ही लालच बढ़ते गया और पूरा देश में यहाँ पे धीरे धीरे कर लिया। अच्छा, यहाँ पे एक फ़ोटो दिख रहा था, ये थोड़ा सा समझिए ये क्या फ़ोटो है, क्या है। कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफ़र और उनके बेटे की गिरफ्तारी। देखिए यहाँ पे बहादुर शाह जफ़र की गिरफ्तारी, यानी मुगल का ये आखिरी बादशाह, इसका भी गिरफ्तारी अंग्रेज़ों ने कर लिया था और इसको रंगून जेल में रखा था और वहीं पे इसका मृत्यु हो गया था, जो बर्मा की राजधानी आज है ना। काले पानी की सज़ा इनको मिली थी। तो ये मुगल का बादशाह सोचिए, आखिरी बादशाह, मुगल साम्राज्य का आखिरी बादशाह, जिसको ये दशा किया अंग्रेज़ों ने, है ना। तो इसलिए उनका यहाँ पे तस्वीर दिया हुआ। खैर इसके बारे में डिटेल ज़्यादा पढ़ना है 1857 की क्रांति में, है ना, क्योंकि 1857 की क्रांति में इन्होंने अहम योगदान अपना दिया था, है ना। और उसी समय 1857 की क्रांति में ही इनके योगदान के कारण इन्हें कैद कर लिया गया और इनके बेटे का सर काट करके इनके पास परोस दिया गया था। फिर भी ये पीछे नहीं हटे थे और उन लोगों के खिलाफ लिखते रहे, करते रहे, आवाज़ उठाते रहे। तो इस पर इन्होंने कैदी बना करके इन्हें रंगून भेज दिया था, है ना, जो अभी बर्मा में है। तो ये एक शायर भी थे, बहुत बड़े उर्दू के शायर भी थे और मुग़ल बादशाह भी थे, आखिरी बादशाह। तो दुनिया जिसे आखिरी बादशाह है इसलिए नहीं याद करता है, दुनिया याद करता है इसको, अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी इसके कारण, है ना। नेतृत्व किया था उस समय 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए थे, वो भी 80 साल के ऊपर, 80 साल से ऊपर बूढ़ा, खुल बूढ़ा होते हुए भी इसके अंदर ये जज्बा था कि अंग्रेज़ों को आँख से आँख मिलाया था और उन्हें प्रयास किया था खदेड़ने का, है ना।
तो इसीलिए इतिहास इन्हें याद किया जाता है। ये एक शायर भी थे, इसलिए जब इनको कैद किया गया था, थोड़ा सा तस्वीर दिख गया था, इसके बारे में जान लेते थोड़ा सा। उसके बाद 1857 की क्रांति में और जानेंगे। तो ये जो अंग्रेज जब इसको गिरफ्तार किया था, जैसे गिरफ्तारी की यहाँ फोटो दिया है, तो गिरफ्तार किया था तो एक अंग्रेज़ जो उर्दू जानता था वो जान रहा था कि ये तो शायर है, तो इसको शायराना अंदाज में ही इनके थोड़े समझिए तो बेइज्जती करने की कोशिश किया था कि दमे दम में वो दम नहीं, दम में वो दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ऐ ज़फ़र मयान हो चुकी, यानी ठंडी हो चुकी शमशीर हिंदुस्तान की। तो इस पर इन्होंने पलट के जवाब दिया था, हिंदियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तो इसी से आज की वीडियो को शुरुआत भी किए थे। तो ये जज्बा, ये वो जज्बा था उनका 87 की उम्र में भी, और इसी जज्बे के साथ अपना दम इन्होंने तोड़ा रंगून में, यानी बर्मा जो कि अभी है। और इनका एक आखिरी ख्वाहिश भी था, वो ख्वाहिश भी नहीं पूरा हो पाया और वहीं पे उनका मृत्यु हुआ। एक मुग़ल बादशाह का इतना मतलब बहुत ही बुरा हालात में इनका मौत हुआ और बहुत ही बुरा हालात इनका किए अंग्रेज़ों ने। तो वहाँ पे वो कैद होकर ही एक शायरी लिखे थे कि कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीं भी ना मिले कुएं यार में, 2 गज़ ज़मीं भी ना मिली कुएं यार में। यानी इनका ख्वाहिश था हिंदुस्तान में दफन होने का, हिंदुस्तान की मिट्टी में दफन होने का, लेकिन इनकी मजबूरी देखिए, तकदीर का मारा अंग्रेज़ इन्हें बर्मा भेज दे, कैद में रखे और वहाँ इनकी मृत्यु हुआ। वहीं पे उनको अंग्रेज़ों ने क्या किया था, एकदम तुरंत दफना दे। बस उसका 2 बेटा हो गया था वहाँ और एक मौलवी जनाजा पड़ा, बस तुरंत दफना के और नमक भी डाल दिए थे ताकि जल्दी गल जाए, और निशान भी नहीं बताए थे कि इसका दफन कहाँ पे किए हैं किसी को, ताकि इसका मकबरा ना बन जाए और इसे देख करके लोगों के अंदर अपनी आज़ादी की जुनून पैदा ना हो जाए और लोग इनको जिस तरह से इतना बूढ़े उम्र में इनको अपना नेता मान के और हमारे खिलाफ आवाज़ उठाए थे, इतना बड़ा क्रांति किए, तो कहीं इन्हें मज़ार देख करके, इनकी कब्र को देख करके लोगों के अंदर एक जुनून ना पैदा हो जाए हम लोग के खिलाफ। इसलिए उन लोगों ने बताया ही नहीं था कि कहाँ पे, लेकिन फिर बाद में बहुत समय बाद पता चला और वहाँ पे फिर मज़ार उजार बनी। भारत सरकार चाह भी रही थी उनकी कब्र को लाने की बात भी हुई थी कि हिंदुस्तान लाया जाए, लेकिन फिर ये नहीं हुआ है ना। तो ये थोड़ा सा नक्शा देख लीजिए, ये वास्को डी गामा और बाकी सब कैसे आते थे। देखिए इधर यूरोप से, देखिए ये रास्ता पूरा समुद्री रास्ता, इधर से होते होते इधर, और इधर देखिए मद्रास, इधर मुंबई, इधर से इधर पूरा फैलते थे, ठीक है, फिर वापस जाते थे ये रास्ता। तो ये रास्ता समुद्री रास्ता उन लोग आता था। चलिए आगे देखते हैं। तो क्या चीज़ का पढ़े कि सूती कपड़ा, दाल, चीनी, यानी मसाला सब जितना भी है वो सारा चीज़ यहाँ मिलता था, जो कि बहुत महंगे दाम में उन लोग बेचता था। इसलिए यहाँ पे उन लोग का इंटरेस्ट बढ़ते गया व्यापारियों का। वास्को डी गामा भी जब भारत से वापस गया तो अपने साथ मसाले लेकर गया। वास्को डी गामा ने इन मसालों को बेचकर अपनी समुद्री यात्रा का खर्च वहन करते हुए भारी मुनाफा भी कमाया। तो वास्को डी गामा भी जब भारत आया तो कुछ मसाला यहाँ से लेकर गया, अभी मसाला को बेचा तो आने जाने का खर्चों निकल गया और इसको बहुत ज़्यादा कमाई भी हो गया। तो पगला गया, अरे वहाँ पर इतना कमाई है, फिर वापस आया, फिर वहाँ मसाला वसाला, लेकिन वापस वो नहीं आया था, दूसरे लोगों को भेजा था, है ना। यूरोपीय कंपनियों के बीच स्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन सामानों की कीमत बढ़ने लगी। अब यूरोप के बाजार में, यानी वहाँ के लोग यहाँ से आकर के ले जाने लगे तो बिक्री ज़्यादा होने लगा, तो मांग बढ़ने से महंगाई तो बढ़ेगी, तो महंगाई भी यहाँ के लोग भी बढ़ा दिए, है ना। जिसकी वजह से क्या हुआ, इन व्यापारिक कंपनी का मुनाफा घट गया। अब यहाँ भी महंगा हो गया तो उन लोग को जो यहाँ से लेके जाते थे उतना दूर बेचने, तो उन लोग को कम फायदा होने लगा, ठीक। यह परिस्थिति यूरोपीय कंपनी के लिए नुकसानदायक साबित होने लगी, उन लोग के लिए नुकसानदायक था। व्यापार में मुनाफे की कमी से यूरोपीय कंपनी आपस में लड़ने लगे। अब उन लोग को फायदा कम होने लगा, आपस में झगड़ा करने लगे, तुम नहीं जाएगा तुम नहीं जाएगा ना, माने कम लोग जाएंगे तो फिर हमें सबको लाएंगे तो ज़्यादा मेरे ही से बिकेगा खाली, है ना। इस तरह से लड़ने लगे आपस में, ताकि व्यापार में उनका एक छत्र राज कायम हो, यानी वो चाहते थे व्यापार खाली हमें वहाँ से करें, ठीक है। यूरोपीय कंपनी अपनी व्यापारिक बस्ती की किलाबंदी करने लगी, और वो जो कंपनी यहाँ है वो अपना व्यापारिक कंपनी का अपना किलाबंदी करने लगी, घेरने लगे, घेरावा देने लगे, बिल्डिंग बनाने लगे, जिस कारण स्थानीय शासकों ने उन्हें उलझना पड़ा। अब अपना घेराबंदी धीरे धीरे वो कंपनी खोला और अपना घेराबंदी सब करने लगे, तो स्थानीय शासक जो यहाँ भारत का था उन लोग से उन लोग का उलझने लगे शासक की जो व्यापार करने आया है, तो धीरे धीरे क्या कोई कब्जा कर रहा है ज़मीन, है ना। व्यापार के साथ साथ इन यूरोपीय कंपनी को राजनीति में भी हस्तक्षेप करना पड़ा। अब व्यापार के साथ साथ ये लोग राजनीति में भी हस्तक्षेप करने लगे,
टांग अड़ाने लगे ताकि राजनीतिक रूप से मजबूत व व्यापार में एक अधिकार स्थापित करा। अब अंग्रेजों ने सोचा कि हम धीरे धीरे यहाँ पे कंपनी को भी बड़ा करेंगे, अकेले कंपनी व्यापार भी अकेले करेंगे और धीरे धीरे यहाँ का राजनीतिक में भी घुसते जाएंगे और यहाँ को कंट्रोल भी हम ही लोग करेंगे, देश भी हम लोग चलाने लगे। तो इंटरेस्ट बढ़ने लगा ताकि अपना मुनाफा कमाया जा सके, बस कमाई के लिए और कुछ और नहीं था हम लोग, है ना, पैसा के लिए सब किया, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा। तो देखिए कंपनी की गतिविधियाँ को समझते हैं। कंपनी की गतिविधियाँ देखिए, भारत में व्यापारिक कोठियाँ स्थापित करने के लिए ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस को राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा। जहांगीर के दरबार में आया कौन? कैप्टन हॉकिंस। हॉकिंस अपने प्रयास से सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने का सफल रहा। अब जहांगीर को पटिया कर वहाँ सूरत में वो कोठी खोल दिया। टॉम्स रो भी भारत आया, जिसे जेम्स प्रथम ने मुगल दरबार में समुद्री तटों पर अंग्रेजी व्यापार कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से भेजा था। मुगल दरबार में उसको भेजा था टॉम्स रो को, उसमें भी व्यापारिक कोठी अपना स्थापित करने के लिए। टॉम्स रो के भारत से वापस जाने तक सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति सुदृढ़ हो चुकी थी और यहाँ से जब वापस जाने लगा उस समय तक सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी मजबूत हो गया था, है ना, तथा आगरा, भचौड़, अहमदाबाद में भी अंग्रेजी कोठियाँ स्थापित हो चुकी थी। और इन सब जगह में सबसे पहले सूरत में हुआ, उसके बाद आगरा, भचौड़, अहमदाबाद, इस सारे जगह में उन लोग अपना अपना कोठी जमा कर लिए, बना लिए, है ना। अब वे 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय राजनीति में दिलचस्पी लेने लगे। अब 17वीं शताब्दी आने समय वो लोग यहाँ का राजनीतिक में भी अपना दिलचस्प दिखाने लगे, कहेंगे अब तो व्यापार पूरा कंट्रोल हो ही रहा है, अब धीरे धीरे राजनीति में घुसते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हुआ, कैसे हुआ क्या। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी, शाहजहां ने पुर्तगालियों से कुछ क्रोधित होकर बंगाल से बाहर कर दिया था। तो शाहजहां उस समय था यहाँ का मुगल बादशाह, पुर्तगालियों से कुछ हुआ, गुस्सा उससे कुछ लड़ाई झगड़ा और उन लोग को बाहर खदेड़ दिया, है ना, तथा अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार करने की इजाज़त दे। अब पुर्तगालियों से झगड़ा करके उन लोग को भेज दिया, लेकिन अंग्रेजों ने इनको जगह दे दिया कि हाँ तुम लोग, अब उन लोग को नहीं व्यापार करने देंगे, तुम लोग व्यापारी करो, यहाँ पे कुछ जगह उन लोग को दे दिया बंगाल में। लफड़ा यहीं से धीरे धीरे वो लोग कब्जा करते गए, है ना। 1698 ईस्वी में कंपनी में 3 गांव सुतानटी, कालीकत्ता और गोविंदपुर की जमींदारी 12,000 रुपये में भुगतान कर प्राप्त कर लिया। अब जमींदारी भी वो लोग प्राप्त कर लिया 1698 में। यहाँ निर्मित फैक्ट्रियों में आपस में फोर्ट विलियम का निर्माण कर दिया। फैक्ट्री वहाँ जो बनाया उसके आसपास फोर्ट विलियम बना दिया, मैंने कालांतर में जो कलकत्ता नगर कहलाया पूरा नगर बसा दिया। औरंगजेब के फरमान द्वारा निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति कंपनी को मिल गई थी। औरंगजेब ने उसको व्यापार का अनुमति दे दिया था निःशुल्क, जिसका फायदा कंपनी उठा रही थी, परंतु कंपनी का अफसर भी अपना निजी व्यापार करते थे और शुल्क चुकाने से बचते थे। तो कंपनी का अफसर जो लोग थे अफसर लोग, वो लोग भी अपना पर्सनल व्यापार करके और अपना एक्स्ट्रा पैसा कमाते थे, है ना। जिस कारण बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान से कंपनी का टकराव हो गया। अब क्या हुआ, मुर्शिद कुली खान वहाँ का नवाब था उस समय, टकराव हो गया अंग्रेजों इनसे, है ना, टकराव हो गया। तो टकराव हुआ तो क्या हुआ, देखिए युद्ध की ओर वो अग्रसर हो गया, युद्ध की ओर धीरे धीरे। देखिए मुर्शिद कुली खान से टकराव हुआ, कैसे धीरे धीरे युद्ध का रूप लिया उसको देखिए। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपने सशक्त बनाने में जुट गए थे। बंगाल का नवाब अपने आप को मजबूत बनाने में का प्रयास कर रहे थे। औरंगजेब के बाद अंग्रेज इस समय तक अपनी स्थिति मजबूत कर चुके थे, अंग्रेजों ने भी इस समय तक पूरा अपना मजबूत स्थिति में आ गए थे। दक्षिण में फ्रांसीसियों पर विजय प्राप्त एवं बंगाल में धन कमाने से उनके हौसले बढ़ चुके थे। अब उधर दक्षिण में फ्रांसीसी से जीत चुके थे फ्रांसीसियों से, और इधर बंगाल में बहुत ज़्यादा पैसा भी कमा लिया। जिसके पास पैसा और पावर आ जाए तो फिर उसको क्या कमी है, पूरा हौसला उन लोग का बढ़ चुका था। मुर्शिद कुली खां, अलवर्दी खां और सिराजुद्दौला बंगाल के शक्तिशाली शासक थे। तो बंगाल के 3 शक्तिशाली शासक थे उस समय थे, मुर्शिद कुली खान, अलवर्दी खान और सिराजुद्दौला। उन्होंने अंग्रेजों के व्यापारिक हित पर रोक लगाने की पूरी कोशिश की। उन लोगों ने तीनों ने बहुत कोशिश किया कि अंग्रेज को अब रोके, है ना। अंग्रेज के व्यापारिक हित जो है धीरे धीरे जो कब्जा करते जा रहे हैं, लोग को रोकने का प्रयास बहुत किया उन लोगों ने, बहुत कोशिश की। व्यापारिक रियायत में कमी, नजराने की मांग, सिक्के ढालने और किलेबंदी पर रोक से बंगाल के नवाबों अंग्रेजों के बीच टकराव हो गया। अभी लोग उन लोग को अंग्रेजों को रोकने लगे, उन को नजराने की मांग करने लगे, रियायत में कमी करने लगे, सिक्का ढालने से रोकने लगे, अपना सिक्का भी वो लोग चलाने लगे अंग्रेज, उससे रोकने लगे। तो इससे क्या होने लगा, पूरा
दोनों के बीच टकराव होने लगा। ये सब जो थे मुर्शिद कुली खां, अलवर्दी खान, सिराजुद्दौला और अंग्रेज, इस सब के बीच टकराव होने लगा। इस विवाद में बंगाल के नवाब व अंग्रेजों ने अपने अपने तर्क थे, दोनों का अपना अपना तर्क था। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते थे। ये बंगाल के नवाब सब जो था चाहते थे कि हम लोग का नवाब यहाँ का राज करेंगे, यहाँ राज कर रहे थे, अंग्रेज बाहर के लोग आके क्या है को यहाँ पे अपना कब्जा जमाते चले जा रहे हैं, है ना। तो दोनों आपस में टकराव होते, दोनों में आपस में टकराव होने लगा और इसी टकराव ने युद्ध को जन्म दे दिया, जिस युद्ध को प्लासी का युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो भारत में अंग्रेज और भारतीयों के बीच पहला युद्ध प्लासी का युद्ध। अलवर्दी खां उस समय मृत्यु हो गया था। किससे हुआ ये प्लासी का युद्ध, उसको देखते हैं। अलवर्दी खान कौन कौन थे? मुर्शिद कुली खां, अलवर्दी खां और सिराजुद्दौला, ये तीनों से टकराव हो रहा था। लेकिन प्लासी युद्ध होने से पहले अलवर्दी खान की मृत्यु हो गई, ठीक है। और उसके बाद बच गया को सिराजुद्दौला, ये बंगाल के नवाब बन गए। अंग्रेज चाहते थे कि बंगाल का शासन उसके व्यापारिक हित का ध्यान में रखे। अंग्रेज भी चाहते थे कि यहाँ जो भी शासन चला है, लेकिन हमारे जो हित है, हमारे व्यापारिक हित, उसका ध्यान रखें, थोड़ा सा हमारा भी ख्याल रखें, है ना। लेकिन सिराजुद्दौला के आगे अंग्रेजों का मंसूबा कामयाब नहीं हो रहा था। लेकिन सिराजुद्दौला जो थे वो उनके मंसूबे को कामयाब नहीं होने दे रहे थे। वो चाहते थे कि किसी तरह अंग्रेजों इनको खदेड़ के निकाल दे, नहीं तो फिर पूरा कब्जा ये लोग कर लेगा। अंग्रेज एक तरफ नवाब के विरोधियों और शत्रुओं को शरण दे रहे थे और दूसरी तरफ सिराजुद्दौला के खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र भी रच रहे थे, षड्यंत्र। अब देखा अंग्रेजों क्या करने लगा, ये जान रहा कि ये जो कौन है सिराजुद्दौला, ये नहीं मान रहा है, हम लोग का बात नहीं मान रहा है, हम लोग को खदेड़ने में लगल है। तो क्या किया अंग्रेजों ने, जितना सिराजुद्दौला का दुश्मन था, दुश्मन तो सबका रहता है, शत्रु हर समय हर किसी का रहता है, कोई ना कोई, खासकर बड़े लोग का और ज़्यादा दुश्मन। तो इनका जितना भी शत्रु थे उसको अपना शरण अपनी ओर खींचने लगा अंग्रेज बन के। हाँ ठीक है, कर रहा, उसका दुश्मन, हम भी दुश्मन उसका है, आप मेरे साथ रहो, हम तुमको ऐसा देंगे वैसा, ठग ठुका के उन लोग अपने साथ करने लगा। और दूसरा तरफ क्या किया, सिराजुद्दौला के खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र रचने लगा, षड्यंत्र कि कैसे उसको एकदम षड्यंत्र के तहत उसको गिराया जाए। परंतु अंग्रेजों को इसमें भी नाकामी हासिल हुई, लेकिन अंग्रेजों फिर नाकाम रहे। इसी बीच सिराजुद्दौला ने भी अंग्रेजों को दबाव डालना शुरू कर दिया। और इधर ये लोग अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को दबाने का प्रयास कर ही रहे थे, उधर सिराजुद्दौला भी अंग्रेजों को दबाने लगा। क्या करना, भागवे करो तुम लोग, कुछ लोग को ये करने लगा। इन लोग उनका उसने आदेश जारी कर दिया। क्या किया, आदेश जारी कर दिया। क्या आदेश जारी किया कि कंपनी उसकी राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप ना करे। तो बहुत बढ़िया आदेश था, बेटा तू कम आया है व्यापार करने, व्यापारी करके जा, व्यापार करके तुम लोग अपने यहाँ का राजनीति में हस्तक्षेप ना कर, ये पहला आदेश था। अपनी किलाबंदी को रोको, किलाबंदी जो कर रहा है अपना पूरा बड़ा का ज़मीन को हथियार है उसको रोक लगा दिया। अपना बकाया राजस्व को चुकाने का अति कर दिया कि जितना भी तुम लोग का राजस्व है पैसा बाकी जमा कर सबको। ऐसी परिस्थिति में अंग्रेज और बंगाल के बीच नवाब के बीच हो गया संघर्ष, अनिवार्य हो गया, है ना। मतलब अंग्रेजों ने भी उसको दबा रहे थे, उधर से वो भी, तो दोनों के बीच लड़ाई शुरू। सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम की किलाबंदी को नष्ट करने का आदेश दे दिया। अब सिराजुद्दौला क्या किया, फिर भी नहीं मानने लगा अंग्रेजों ने, तो फोर्ट विलियम का जो किलाबंदी हुआ था पूरा उसको नष्ट कराने का आदेश कर दिया, नष्ट करने का पूरा तहस नहस कर दिया, जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। जो नष्ट करने का आदेश दिया, बोला कि जो किलाबंदी तू लोग किया था उसको नष्ट कर, उसको तोड़ फोड़ कर, नहीं करने देंगे ऐसा किलाबंदी। तो अंग्रेजों ने कहा ना करेंगे हम। तब क्या हुआ, क्रोधित होकर नवाब ने 1756 में कासिम बाजार पर आक्रमण कर उस पर अपने कब्जा में कर लिया। आक्रमण हमला कर दिया और अपना कब्जा में ले लिया। 20 जून 1790 में फोर्ट विलियम पर भी कब्जा कर लिया। 20 जून 1756 में फोर्ट विलियम जो लोग अपना शहर बसा रहा था उस पर पूरा अधिकार माने नवाब जो था सिराजुद्दौला कब्जा कर लिया उसको, अंग्रेजों को खदेड़ के। नवाब के फौज ने कई अंग्रेज अफसरों को गिरफ्तार भी कर लिया, उनके गोदामों पर कब्जा जमा लिया। कई अंग्रेज अफसरों ने आत्मसमर्पण यानी खुद से भी जाकर बहुत से लोग आत्मसमर्पण कर लिए। अनेक अंग्रेज बंदी बना लिए गए और कलकत्ता का भार मानिक चंद को सौंप दिया गया। पूरा कलकत्ता को अंग्रेजों से छुटकर अंग्रेजों से छुड़ा करके दे दिया गया उसको, मानिक चंद को। ठीक, नवाब अपने राजधानी फिर मुर्शिदाबाद लौट गए। नवाब मुर्शिदाबाद राजधानी था उनका, तो वो मुर्शिदाबाद अपना लौट गए कलकत्ता को मानिक चंद को दे करके। ठीक है, जब इस घटना की जानकारी मद्रास पहुंची तो अंग्रेज क्रोधित हो चुका। मद्रास तरफ भी उन लोग अंग्रेजों ने जमा लिया था अपना अड्डा। उन लोग जाना कि ऐसा हुआ कलकत्ता में, तो लोग पूरा घुसिया गया।
वो नवाब को सबक सिखाने की योजना बना। अब सब अंग्रेज पूरा एकजुट होकर के और किसी तरह नवाब ये जो था इसको सबक सिखाने के लिए योजना बनाने लगे। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में थल एवं नौसेना ने कोलकाता की ओर प्रस्थान किया। अब रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में क्या किया, पूरा थल सेना, जमीनी सेना और नौसेना, समुद्री सेना भी पूरा कलकत्ता की ओर प्रस्थान भेज दिया। स्थिति का आकलन करने के बाद क्लाइव ने नवाब के कई बड़े अधिकारियों को रिश्वत देकर अपने पक्ष में मिला लिया। अब उसका नवाब का जो जितना बड़ा बड़ा अधिकारी था उन लोग को भी उन लोगों इस ने अंग्रेजों ने पैसा दे करके और कुछ लालच दे करके अपने पक्ष में कर लिया। अब हमेशा ऐसा हुआ है, पैसा के लालच में लोग अपना गैर कोई नहीं समझता है ना, अपना भाई का भी गर्दन काट दे रहा है तो पैसा का लालच। तो वैसे ही वो पैसा के लालच में उसका जो बड़े बड़े अधिकारी थे वो लोग अंग्रेजों की तरफ हो गया। इस परिस्थिति में मानिकचंद ने बिना प्रतिरोध किए कलकत्ता अंग्रेजों को सौंप दिया। अब ऐसा परिस्थिति आ गया, तब मानिकचंद बेचारा करेगा। अंग्रेजों ने पूरा नौसेना लेके आ गया, पूरा थल सेना लेके आ गया। अब वो लोग के पास आधुनिक हथियार, तोप, गोला बारूद सब के साथ आया। अब मानिकचंद क्या करता, तो बेचारा चुपचाप कोनो ने किया, चुपचाप कलकत्ता फिर अंग्रेजों ने दे कर ले बबू तो ही रह यहाँ, है ना। इससे अंग्रेजों का मनोबल एकदम ऊंचा हो गया कि देख खाली देखिए के डरा गया। सोचा पूरा मनोबल अंग्रेजों का बढ़ गया, कहा कि कोनो ने किया, खाली देख के डरा गया, तो हमला कर देंगे तो फिर क्या होगा, है ना। तो मनोबल पूरा बढ़ गया। उसने नवाब के खिलाफ युद्ध की घोषणा करा। अब कहा कि नहीं, अब ये तो मानिकचंद है, ये तो चुपचाप दे दिया, लेकिन उन नवाब को नहीं छोड़ेंगे जो हम लोग को भगाने का प्रयास किया था। कौन? वही सिराजुद्दौला, है ना। तो विवश होकर नवाब को अलीनगर की संधि करनी पड़े। अब ऐसा में वो भी देखा, थल सेना, वायु सेना सब लेकर आ गया, जल सेना, तो वो भी संधि कर लिया अलीनगर का, जिसके तहत नवाब ने कंपनी की वह सभी व्यापारिक सुविधा लौटा दी जो उसे मुगल शासक फर्रुखसियर के फरमान द्वारा प्राप्त हुआ था। तो फिर जितना भी उन लोग का पहले से व्यापारिक सुविधा था सब लौटा दिया उसने फिर नवाब ने, है ना। इस संधि के बावजूद दोनों पक्ष में अविश्वास कायम रहा है, लेकिन ये संधि कर लिया था। लेकिन फिर सिराजुद्दौला सोच ही रहा था, चल बेटा संधि तो आज अभी कर दिए, तुम लोग बहुत हैवी पावर के साथ आ गया इसलिए, लेकिन भीतरे भीतरे फिर वो चाहते थे कि कैसे इसको खदेड़े, कैसे इसको बर्बाद करें अंग्रेजों को। और अंग्रेजों भी सोच रहा था कि ना, ये संधि तो भले कर लिया हमसे, लेकिन ये बेटा नहीं छोड़ेगा हम लोग को, है ना। तो अंग्रेज नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र करते रहे कि ना इसको मार देंगे, नहीं तो हम लोग को ये कर देगा। इसलिए अंग्रेजों उस नवाब के सिराजुद्दौला के के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहे कि कैसे इसको चक्रव्यूह में फंसाया जाए, इसको कैसे इसको बर्बाद किया जाए। नवाब भी अंग्रेजों को लेकर सजग रहे, नवाब भी सजग थे कि अंग्रेजों ने कैसे बर्बाद करें। अंततः युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो गई और इसी बीच में दोनों के बीच में तू दोनों एक दूसरे को मारने गिराने के चक्कर में युद्ध का पृष्ठभूमि तैयार, युद्ध का दिन सामने आने लगा। ठीक है, 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील की दूरी पर स्थित पलासी नामक स्थान सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के बीच लड़ाई हुई और 23 जून 1757 में युद्ध हो ही गया। ठीक है, सेनापति मीर जाफर के विश्वासघात के कारण नवाब की हार हुई। अब सेनापति जो था मीर जाफर, अंग्रेज में इनका कुत्ता कहा गया, इसको कोई कहा चाहे ना, हम कहेंगे ये बड़ा बहुत खतरनाक विश्वासघात कर लिया। सेनापति था, माने सेना का वो मेन था। किसके सेना का? सिराजुद्दौला का सेना में ये था। तो लड़ाई तो सेना न करता, और सेनापति था, सेना का प्रमुख था यही मीर जाफर जो सिराजुद्दौला की तरफ लड़ रहा था। अभी विश्वासघात कर लिया और आ गया, मिल गया अंग्रेजों की तरफ। अब मेरे लिए जो लड़ रहा है, हम जिसको हेड बना के उतारे वही चल गया मेरा दुश्मनों से, तो फिर मेरा नीचे वाला आदमी उसका नीचे वाला क्या करेगा? कहानी खत्म हो गया, लड़ाई खत्म, माने नवाब खत्म, कहानी हो गया नवाब का, सिराजुद्दौला का, है ना। माने तुरंत अल्प अवधि, माने तुरंत ये खत्म हो गया लड़ाई। क्या कि मेन जो था लीडर लड़ाई करने वही अपना पक्ष बदल लिया तुरंत। अब उसके अंदर वाले तो खत्म हो जाएगा। तो कुछ ही घंटे में युद्ध समाप्त हुआ और जो सिराजुद्दौला है उसको मार दिया गया, है ना, मीर जाफर के कुत्तापन के कारण, है ना। युद्ध के बाद सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई, मार दी गई उसको। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। तो बंगाल का नवाब बनने का चक्कर में ऐसा किया, तो विश्वासघात उसके साथ किया, है ना। अंग्रेजों ने कहा होगा अरे पूरा मार, तुमको बनाएंगे बंगाल का नवाब, वही किया, मार दिया उसको और बंगाल का नवाब खुद बन गया। भारत में कंपनी की यह जीत बहुत मायने रखती था। भारत में कंपनी का जो ये जीत था, पहला युद्ध में जीत गया,
तो देखिए भारत में जो शुरुआत का युद्ध जो जीता अंग्रेज ने, या कभी भी युद्ध जीता तो षड्यंत्र की सहायता से, भारत के लोग ही उनका साथ दिए, नहीं तो क्या कर नहीं सकता वो दूसरे देश से आके यहाँ। लेकिन अपने लोग ही धोखा देते हैं हर समय। क्या कीजिएगा, कंस हर दौर में होते हैं वैसे लोग जो बर्बाद कर देते हैं अपने वंश को, है ना, अपने ही लोगों को। कंपनी मीर जाफर को कठपुतली शासक समझ रही थी, परंतु धीरे धीरे कंपनी को महसूस हुआ कि मीर जाफर भी अपना प्रजा की भलाई के लिए कंपनी के व्यापारिक हितों की रक्षा करने में आनाकानी कर रहा है। तो कंपनी जो है, यानी वही अंग्रेज बन, मीर जाफर को तो अपना कठपुतली समझने लगा, काहे कि वही लोग उसको बनाया थी। तो सोचा कि चल ये मेरे इशारे में काम करेगा। लेकिन जब उसको भी धीरे धीरे एहसास हुआ मीर जाफर को, तो वो भी थोड़ा अपना प्रजा का भलाई करने लगा। कहा ना ये अंग्रेजों का कतई दिन एड़ी के नीचे रहेंगे, भलाई करते हैं समाज का और अंग्रेजों इनको भगाएंगे। तो उस तरह का सोच मैंने थोड़ा थोड़ा विकसित होने जैसा होने लगा। अंग्रेजों इनको भनक लग गया, कहा कि ना ये भी हमारे खिलाफ हो रहा है। तो कहा कि मीर जाफर को हटा दिया अंग्रेजों ने, बना दिया मीर कासिम को उसका नवाब बंगाल का। अब मीर कासिम को बनाया तो मीर कासिम भी अंग्रेज के सभी बात को मानने से इनकार करने लगा। मीर कासिम और थोड़ा टाइट हो गया कि तुम लोग सब बात को नहीं मानेंगे, बना दिया अलग बात है। तो मीर कासिम अंग्रेजों की बात को मानने से इनकार करने लगा। तो अंग्रेजों ने फिर उसकी साजिश किया उसके खिलाफ, और जुलाई 1763 में कंपनी ने मीर जाफर को बंगाल की नवाबी सौंपकर मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। फिर से मीर जाफर को बना दिया बंगाल का नवाब, माने जो हटाया था जिसको एक बार बना, और फिर इसके खिलाफ मीर कासिम युद्ध कर दिया। यह युद्ध बक्सर का युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो समझ में आ रहा। सिराजुद्दौला के साथ जो युद्ध हुआ, पलासी का युद्ध, और दूसरा युद्ध हुआ अंग्रेज और भारतीयों के बीच, वो मीर कासिम के साथ हुआ, है ना। तो उस युद्ध को बक्सर का युद्ध कहते हैं। युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में, और वो 1757 में हुआ था, 22 जून। ये बक्सर नामक स्थान में होता है, इसलिए बक्सर युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में एक और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम था। एक तरफ ये तीनों था, शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम, और दूसरा तरफ अंग्रेज वही था, है ना, जिसका कैप्टन नेतृत्व कर रहा था कैप्टन मुनरो। तीनों के सम्मिलित शक्ति से भयभीत होकर अंग्रेजों ने अवध के नवाब को अपने पक्ष में मिलाने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। तो तीन को देख रहा है लोग, मिल गया तीन को शक्ति एक साथ। तो अंग्रेजों ने सोचा कि अवध का जो नवाब है उसी को अपनी ओर खींच लेते हैं, लेकिन नहीं सका। हेक्टर मुन्नो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने इस संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। लेकिन फिर भी ये जो संयुक्त सेना आया था, संयुक्त एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने उतरे, अंग्रेज उन लोग को भी पराजित कर दिया, हरा दिया। देखिए बार बार हार हो रही थी भारत की। उसका मेन कारण था अंग्रेजों के पास बड़ा आधुनिक हथियार था उस समय, तोप गोला बारूद सब कुछ था। भारत के पास वैसा कुछ नहीं था, तिल तलवार, है ना। तो हार तो निश्चित ही थे। अब देखिए इस युद्ध का परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण था और अस्थायी सिद्ध हुआ। अब युद्ध के दो को युद्ध एक सिर थे जीत गया अंग्रेजों ने, तो लोग का और मनोबल ऊंचा हो गया, है ना। और लगभग इसमें तो बहुत सारे तीन ठो को हरा दिया, मुगल का बादशाह को भी हरा दिया, मुगल साम्राज्य को भी। तो और इन लोग का मनोबल ऊपर हुआ। बक्सर के युद्ध में विजय होने के बाद ही भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हुई। और बक्सर का युद्ध जब जीत गया तब उन लोगों ने एकदम समझिए तो बढ़िया से भारत में पूरा कब्जा कर लिया, समझ, है ना। पूरा इसका अस्थायी स्थापना होगा, वास्तविक उसका सत्ता अपना बना लिया उन लोगों ने। अब मुगल सम्राट बंगाल के नवाब व अवध का नवाब पूर्ण रूप से कठपुतली शासन बन गया। अब ये सब जितना भी सब कठपुतली बन गया जो यहाँ का शासन था। अंग्रेज कठपुतली शासनों का अनुभव से सीख लेते हुए खुद नवाब बनने का रास्ता खोजने लगे। अब अंग्रेजों ने सोचने लगा कहा कि अब तो सबको लगभग हराइए दिए हैं, अब इन लोग को कहा है को नवाब बनाना, हम ही लोग नवाब बनते हैं। तो इस पर कुछ रास्ता खोजने लगा। इलाहाबाद की संधि के द्वारा मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। बंगाल के विशाल राजस्व संसाधन का कंपनी में एक अधिकार व नियंत्रण स्थापित हो गया। बंगाल में धीरे धीरे लोग काम जब पूरी तरह से कर लिए, बंगाल में वही लोग शासन करने लगे। कंपनी के इतिहास में वैधानिक आर्थिक व्यापार का युग समाप्त हो गया। मतलब वो जो व्यापार करने आए थे वो युग समाप्त हो गया। अब उन लोग का शुरू हो गया राजनीतिक सत्ता। ठीक है, राज्य की राजस्व के साथ व्यापार का युग आरंभ हो गया। माने अब राजनीतिक तौर पूरा कर और टैक्स उससे लेना वही लोग शुरू कर दिया। कंपनी के अफसरों का लक्ष्य, जो लक्ष्य अफसर थे उनका क्या लक्ष्य था उसको देखते हैं।
ठीक है, थोड़ा लंबा चैप्टर है और थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद चैप्टर आगे देखेंगे नेक्स्ट। नहीं तो एक ही बार पूरा पढ़ाएंगे तो फिर बोर होने लगेगा, थोड़ा सा और देख लीजिए 10-15 मिनट, कम 10 मिनट भी नहीं। कंपनी के अफसर और कर्मचारी भारत में खूब कमाई कर नवाबों की तरह अपने जीवन व्यतीत करना चाहते थे। ये लोग चाहते थे कंपनी वाला, माने यही कंपनी माने अंग्रेज में, कि जैसे यहाँ का नवाब लोग रहते थे वैसा हम लोग रहेंगे, खूब कमाए पैसा कमाएंगे और नवाब जैसा रहेंगे। इसके लिए कंपनी के अफसर और कर्मचारी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। पैसा का लालच जिसमें आएगा भ्रष्टाचार करबे करेगा, थोड़ी सोचेगा कि हक है हलाल है का है, किसको मार गरीब को मार, कोनो हो पैसा हवे क्या है। नवाबों पर उसका दबाव यह रहता था कि वो कंपनी के अफसरों को ज़मीन और बहुत सारा पैसा दे। रॉबर्ट क्लाइव ने तो भारत से अकूत संपत्ति अर्जित किया था, पर सभी अफसर कर्मचारी क्लाइव की तरफ धन नहीं कमा पाए। तो ये लोग बस चाहते थे कि इस तरफ धन आवे, धन पैसा आवे, और रॉबर्ट क्लाइव बहुत धन कमा चुका था। अब देखिए कंपनी का फैलता साम्राज्य, कैसे वो अपना साम्राज्य फैलाता गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने के लिए सीधे सैनिक हमले ना करके राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों के सहारे, तो ये लोग सीधा हमला नहीं किया कभी, राजनीतिक मने और आर्थिक और कूटनीतिक साधन का प्रयोग किया और लोगों को अपने बस में किया। कंपनी ने भारतीय रियासतों को राजनीतिक और व्यवसायिक हितों पर की रक्षा के लिए अपने रेजिडेंट नियुक्त किए। भारतीय रियासतों पर सहायक संधि के तहत अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने पर रोक लगा दी। ये लोग क्या किया, भारत को रोक लगा दिया कि तुम लोग अपना सेना नहीं रख सकता है। ले धीरे धीरे देखिए कैसा कब्जा हो रहा है। सेना भी रखने की अनुमति अब भारत को नहीं दिया। भारत का जो रियासत, जो भी यहाँ का शासक थे, उनको कंपनी अपनी सेना रखती थी, कंपनी खुद अपना सेना रखती थी, लेकिन इस सेना का रख रखाव बोला कि भारतीय शासक देगा। माने भारत का जो राजा प्रजा है, जो शासन चला रहा है, वो लोग खर्चा देगा, अंग्रेजों में सेना रखेगा। देखिए कितना बड़ा चत्तू बना रहा था, कितना बड़ा ये लोग होशियार निकला है। हमरा शासन देगा पैसा तू लोग, खियाएगा पिएगा तू लोग, खर्चा दे तू, हाँ। तो रख रखाव का खर्चा सेना का सबको भारत शासन को उठाना पड़ता था और रहता था वो लोग अंग्रेजों का सब। अगर कोई शासक यह रकम नहीं देता था तो जुर्माने के तहत उनके इलाके और कंपनी अपना कब्जा कर लेती थी। अब कोई राजा अगर कह दिया कि ना हम ऐसा नहीं करेंगे, तुम्हारा सैनिक है तुम अपना खान पान करो, या हम अपना सैनिक रखेंगे उसको देखेंगे, तुम्हारा सैनिक को काहे को हम देंगे, वैसा कोई उलझता था तो उसका पूरा ले लेता था, पूरा इलाके ले लेता था। काहे को उन लोग पास ताकत आ गया था, पूरा छीन लेता था उसका पूरा इलाका को। अब क्या करे ये लोग हैं। ऐसा ही में अवध और हैदराबाद इलाका भी छीना गया था, यही विरोध करने का चक्कर में, है ना। अब लोग तो डरा गया, क्या करता है, लुटाने से अच्छा है चलो ठीक है ना। अब देखिए शेर मैसूर टीपू सुल्तान, ये शेर मैसूर के शेर, मैसूर का शेर कहे जाने वाले टीपू सुल्तान का बारे में थोड़ा सा देखते हैं। 1782 से 1799 तक का इनका सफ़र क्या रहा है। देखिए दक्षिण भारत राज्य मैसूर के लिए कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक कार्रवाई का रास्ता अपनाकर अपने राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति की थी। तो मैसूर में क्या किया था, सैनिक कार्रवाई किया था, माने पूरा सैनिक कार्रवाई से लड़ाई कर करके और वहाँ का जो राजनीतिक आकांक्षा उसको पूर्ति की। तो कैसे उसको यहाँ पे समझना है, तो सबसे पहले हैदर अली टीपू सुल्तान के बाप इनके। हैदर अली की मृत्यु के बाद उनके पुत्र टीपू सुल्तान ने मैसूर की कमान संभाली। टीपू सुल्तान के नेतृत्व में मैसूर एक शक्तिशाली राज्य बन चुका था। तो इनके नेतृत्व में मैसूर एक शक्तिशाली पावरफुल राज्य बन चुका था। टीपू के पिता हैदर अली भी अंग्रेजों से लड़ते लड़ते मारे गए। टीपू के पिता अंग्रेज से लड़ते लड़ते भी मारे गए और टीपू सुल्तान भी अंग्रेज से लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए थे। टीपू ने कंपनी के व्यापारिक हितों का आघात किया, कंपनी का जो व्यापारिक हित था उसका आघात किया, उसको ठुकराया, नहीं माना है ना, इसको खिलाफ किया टीपू सुल्तान ने। उसने अपने रियासत के बंदरगाहों से चंदन, काली मिर्च, इलायची के निर्यात पर रोक लगा दी। अब अपना जो भी रियासत है यानी अपने जहाँ तक इसका राज शासन चलता था वहाँ तक में जो भी बंदरगाह आते थे वहाँ से जो भी चीज़ यहाँ से जाता था, चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, ये सब का निर्यात यानी यहाँ से जो ले जाते थे उस पर रोक लगा दी, अंग्रेजों जो ले जाते थे उस पर। साथ ही टीपू ने फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण भी कर दिया। फ्रांसीसी से के मदद से अपना सेना को थोड़ा आधुनिकीकरण भी कर दिया है ना, मैंने सेना को अपडेट कर लिया अपना। फ्रांसीसियों के साथ बढ़ते संबंध से अंग्रेज काफ़ी सशंकित हो गई है। अब देख रहा है कि अंग्रेजों कि टीपू सुल्तान जो फ्रांसीसी से मिल करके बड़ा पावरफुल बन रहा है, तो लोग डराने लगे धीरे धीरे कि ना ये मर्द, इसको हटाओ रास्ता से, नहीं तो फिर गड़बड़ कर देगा।
तो टीपू सुल्तान ने तुर्की एवं फ्रांस में दूत भेजकर उनका समर्थन प्राप्त करने की भी कोशिश की। अब टीपू सुल्तान क्या कर रहा है, अपना देश को तो जोड़ रहा है, साथ ही साथ तुर्की और फ्रांस में भी अपना दूत भेज करके उन दोनों देश को भी अपने समर्थन में करने की कोशिश में लग गया। टीपू सुल्तान की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर अंग्रेजों ने मैसूर के खतरे को खत्म करने के लिए सैनिक कार्रवाई शुरू कर दी। अब देख रहा है अंग्रेजों के बार बार टीपू सुल्तान पूरा विदेशी सहायता भी ले रहा है, मन नहीं हमको नहीं छोड़ेगा हम लोग को, इसलिए वो लोग सोचा कि एकदम सैनिक कार्रवाई कर देते जल्दी, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो सैनिक कार्रवाई शुरू कर दिया। टीपू से पहले उसके पिता हैदर अली भी अंग्रेजों से प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध, जो कि 1767 से 69 तक चला था, 2 साल चला था, जो उसका बाप हैदर अली ने अंग्रेजों से लड़ा था, पहला एंग्लो मैसूर युद्ध। फिर दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध 1780 से 84, 4 साल तक उसके पिता हैदर अली ने, टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली और अंग्रेजों के बीच 2 युद्ध हुआ। एक को बोलते हैं प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक 2 साल, और ये दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध 84 तक 4 साल। 2 युद्ध लड़ चुके थे हैदर अली, और इसी युद्ध के दौरान मारे गए। टीपू सुल्तान के साथ भी अंग्रेजों के 2 युद्ध हुए। पहला युद्ध था तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध, तो अंग्रेज और मैसूर के बीच युद्ध हुआ एंग्लो मैसूर युद्ध। तीसरा युद्ध भी हुआ टीपू सुल्तान के साथ। यह युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था। टीपू ने बहादुरी के साथ दुश्मनों को सामना किया, परंतु विवश होकर उसे अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। तो बहुत ही बहादुरी से उन्होंने लड़ा अंग्रेजों से, लेकिन इसको यहाँ पे पूरी तरह से जीत हासिल नहीं हुई, यहाँ पे संधि करनी पड़ी इन्हें। इस संधि ने मैसूर का आर्थिक और सामरिक रूप से कमज़ोर कर दिया। जो संधि किया इसमें थोड़ा सा कमज़ोर हो गया ये, है ना। टीपू के लिए अब अंग्रेज से मैसूर को बचाना रखना मुश्किल हो गया। अब इसके लिए मुश्किल हो गया अंग्रेजों इनसे बचा के रखना अपना देश को, अपना राज्य को। टीपू के लिए अब अंग्रेज, लॉर्ड वेलेस्ली ने टीपू पर फ्रांसीसियों को अपने यहाँ बुलाकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र का आरोप लगाकर 1799 में उस पर आक्रमण कर दिया। अब 1799 में अंग्रेजों ने उस पर आक्रमण कर दिया। क्या आरोप लगाया कि अंग्रेज के खिलाफ, यानी हम लोग के खिलाफ ये षड्यंत्र रच रहा फ्रांसीसी से मिलकर, यह आरोप में उन पर आक्रमण कर दिया। 4 मई 1799 को चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध, यानी चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान बहादुरी के साथ लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। तो ये दोनों बाप बेटा, बाप 2 युद्ध लड़ा अंग्रेज से, बेटा 2 युद्ध, और दोनों वीरगति को प्राप्त हो गए अंग्रेजों से लड़ते लड़ते। ठीक, अंग्रेजों ने मैसूर पर सहायक संधि थोपते हुए मैसूर का राजकाज वाडियार राजवंश को सौंप दिया, वाडियर राजवंश को फिर वहाँ का राजकाज दे दिया। टीपू सुल्तान आधुनिक काल का पहला शासक था जो युद्ध के मैदान में वीरगति को प्राप्त हुआ। टीपू सुल्तान उस समय का पहला शासक था जो युद्ध के मैदान में ही वीरगति को प्राप्त। बाकी सिराजुद्दौला वो सब थे, वो युद्ध के मैदान में ना उसको इधर उधर ले जाकर मारा गया कुछ षड्यंत्र रच करके, लेकिन इसको लड़ते लड़ते शहीद हुए ये टीपू सुल्तान, है ना। टीपू ने श्रीरंगपट्टनम के स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था, स्वतंत्रता यानी आज़ादी का पेड़ वहाँ लगाया था, तथा भारत में जैकोबिन क्लब का स्थापना इन्होंने किया था। तो ये सारा चीज़ है उनके बारे में। तो देख रहे हैं धीरे धीरे किस तरह से अंग्रेज कब्जा करते जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक जितना देखे थे वो लगभग मुग़ल साम्राज्य और उन नवाबों का देखें, नवाबों का अंग्रेज़ों से लड़ाई देखे, युद्ध देखे, जिसमें मेन युद्ध देखे प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और एंग्लो मैसूर युद्ध 4 गो, जो कि हैदर अली 2 गो और टीपू सुल्तान 2 गो युद्ध लगा। तो 4 और 6 युद्ध देखे। तो युद्ध का थोड़ा सा डेट याद रखिएगा ना, लिखते चलिएगा और याद रखिएगा वो सबका। तो हमको लगता है इतना ही देखते हैं, नहीं तो भाई इतिहास से बोरिंग लगने लगेगा। तो अभी तक नवाब का देखें, मुग़ल का देखें और नवाब का अंग्रेज से झड़प देखें, और हर बार अंग्रेज की जीत हुई। अब आगे पढ़ेंगे मराठों से संघर्ष, मराठों से अंग्रेज का कैसा पाला पड़ा और क्या हालत हुआ मराठों का या अंग्रेज़ों का, इसको समझेंगे, है ना। उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा विलय का सिद्धांत, यानी मराठा को भी लोग हरा दिया और पूरा देश में कैसे धीरे धीरे नए शासन व्यवस्था लाया और पूरा देश में मतलब कब्जा कर लिया।
वही सब कुछ समझेंगे आगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो समझ में आ गया तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा।